नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। हाई स्कूल के हिंदी विषय में हिंदी विषय से संबंधित हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख गौड़ विधाएँ। हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख गौड़ विधाएँ निम्न हैं। नंबर 1 है जीवनी। गद्य साहित्य की इस विधा में किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उनके क्रियाकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता से व्यवस्थित रूप में उल्लेख किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी बात तथा बड़ी से बड़ी घटना इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके अंतरंग जीवन से परिचित ही नहीं होता, वरन उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है। जीवनीकार संबंधित व्यक्ति की जीवनी में प्रायः उन स्थलों पर विशेष ध्यान देता है जिनके द्वारा पाठक प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को अधिक उन्नतशील बनाने में सफल हो सके। जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है। यह तभी संभव हो सकता है जब जीवनीकार को उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्वरूपों, तथ्यों तथा घटनाओं का निजी तथा पूर्ण ज्ञान हो। जहाँ एक ओर जीवनी में इतिहास जैसी प्रामाणिकता तथा तथ्यपूर्णता होती है, वहीं दूसरी ओर वह साहित्यिकता के तत्वों से पूर्ण होती है। हिंदी के जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने वालों में गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास वर्मा, अमृत राय आदि के नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। नंबर 2 है आत्मकथा। गद्य की यह विधा भी जीवनी की भांति ही तथात्मक एवं लोकप्रिय है। इसका लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। यह संस्मरणात्मक शैली में लिखी होती है। लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा दशाओं में अपने मानसिक तथा भावात्मक विकास की कहानी क्रमबद्ध रूप से कहता है। उसका यह उल्लेख उसके जीवन काल की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में होता है। वह आत्मकथा में अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण तथा मार्मिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह अपने जीवन पर पड़े दूसरे लोगों के विभिन्न प्रभावों का भी उल्लेख करता चलता है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता चलता है तथा यह भी बताता है कि अपने समय की विचारधारा का उसने अपने निजी जीवन में क्या उपयोग किया है। महापुरुषों द्वारा लिखित आत्मकथाएं पाठकों का निरंतर मार्ग प्रदर्शन करती हैं तथा उन्हें प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना है। साहित्यिक आत्मकथाओं में हरिवंश राय बच्चन और पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कृतियां उत्कृष्ट मानी जाती हैं। नंबर 3 है रेखा चित्र। गद्य की ऐसी रचना जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का अल्प शब्दों में यथार्थपूर्वक चित्रण किया जाता है, रेखा चित्र कहलाती है। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। यह दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका तथा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्रकार शब्दों के द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। रेखा चित्रकार एक प्रकार से शब्द शिल्पी होता है, क्योंकि वह चुने हुए शब्दों एवं विशिष्ट वाक्यों के द्वारा एक काल्पनिक किंतु सजीव चित्र पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक की निजी अनुभूति भी यथार्थ रूप में अभिव्यक्त होती है। सफल रेखा चित्रों की रचना हेतु सूक्ष्म पर्यवेक्षण, विचार तत्व तथा भावना और कल्पना की आवश्यकता होती है। सामान्यतः रेखा चित्र कहानी तथा निबंध के बीच की विधा है, लेकिन तात्विक रूप से यह दोनों से नितांत भिन्न है और इसकी अपनी ही एक विशिष्ट कला है। निबंध एवं रेखा चित्र दोनों में कल्पना, अनुभूति, शब्द व्यंजना, प्रतीक आदि का समावेश होता है, किंतु इनका प्रयोग रेखा चित्रों में अधिक होता है।
रेखा चित्र का आकार भी निबंध से प्रायः छोटा होता है। महादेवी वर्मा, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि ने अच्छे रेखा चित्रों का सृजन किया है। नंबर 4, संस्मरण। संस्मरण का तात्पर्य है सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में लेखक स्वयं अपने अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्रायः महापुरुषों से होता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप, आकार प्रकार, रूप रंग, स्वभाव, भाव भंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, बातचीत आदि सभी बातों का विश्वसनीय रूप में आत्मीयता के साथ वर्णन होता है। रेखा चित्र में किसी के चरित्र का कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, परंतु संस्मरण में किसी के चरित्र का यथातथ्य रूप प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नंबर 5 है यात्रा साहित्य। यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ ना हों, वे उनका मानसिक आनंद उठा सकें और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहाँ के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सकें। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफल लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली के सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल संकृत्यानंद, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नागेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय है। इस संकलन में विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृत्तांत पर्याप्त रोचक एवं ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृत्तांत का एक उदाहरण है। नंबर 6 है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्टाज के लेखक को अपने वर्ण्य विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो आंखों देखा ही हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन तथा विश्लेषण होता है। इसकी शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है, जिसमें सरलता, रोचकता, आत्मीयता तथा प्रभावपूर्णता का विशेष महत्व होता है। इसमें लेखक प्रतिपाद्य विषय को समरसता तथा सरलता से पाठक को हृदयंगम कराने में सफल रहता है। पत्रकारिता के गुणों से संपन्न रिपोर्टाज का लेखक इसमें अधिक सफल होता है। विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे आदि ने कुछ अच्छे रिपोर्टाज लिखे हैं। नंबर 7 है गद्य काव्य। गद्य काव्य गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। यह सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदनात्मक तथा संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसप्लावित हो जाता है। इसमें लेखक का विचारों की अभिव्यक्ति की अपेक्षा भावों की सरस अभिव्यक्ति की ओर ध्यान अधिक रहता है। यह निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त, वैयक्तिक तथा तथ्यात्मकता के लिए होता है। इसका उद्देश्य प्रायः निश्चित होता है तथा इसमें
केवल एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। इसकी शैली भी सामान्यतः चमत्कारपूर्ण एवं कवित्वपूर्ण होती है। इसमें विचारों का समावेश भी भावों के ही अनुरूप होता है। गद्य काव्य के लेखकों में वियोगी हरि, राय कृष्णदास तथा रामवृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नंबर 8, डायरी। जब लेखक तिथि विशेष में घटित घटना चक्र को यथातथ्य रूप में अथवा अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया या टिप्पणी के साथ लिख लेता है तो यह लेखन डायरी विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। डायरी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में घटित घटनाओं को लेकर भी लिखी जा सकती है और क्रमबद्ध रूप से रोजनामचा के रूप में भी उसका आकार कुछ पंक्तियों तक ही भी सीमित हो सकता है और कई पृष्ठों तक विस्तृत भी। वह स्वतंत्र रूप से भी लिखी जा सकती है और कहानी, उपन्यास या यात्रा वृत्त के अंग के रूप में भी डायरी मूलतः लेखक की निजी वस्तु होती है। इसमें उसे अपने निजी विचार, दृष्टि, उद्भावना और प्रतिक्रिया व्यक्त करने की छूट होती है। यह दूसरी बात है कि जिस लेखक का सारा जीवन ही सार्वजनिक हो, उसकी डायरी भी सार्वजनिक बातों को लेकर लिखी जाए। कभी कभी डायरी घटित तथ्यों को आधार न बनाकर संभावित और काल्पनिक सत्य को लेकर भी लिखी जाती है। इसमें शिल्प डायरी का होता है किंतु तथ्याधार सार्वजनिक होता है। हिंदी में डायरी विधा का आरंभ छायावादी युग से माना जाता है। इस संदर्भ में धीरेन्द्र वर्मा कृत मेरी कॉलेज डायरी उल्लेखनीय है। छायावादोत्तर युग में इलाचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश आदि की डायरियाँ प्रकाशित हुई हैं। हिंदी में गद्य की इस कलात्मक विधा का अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है। नंबर 9 है भेंट वार्ता, साक्षात्कार, इंटरव्यू। जब किसी महान दार्शनिक, राजनीतिक या साहित्यकार से मिलकर साहित्य, दर्शन या राजनीति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं और उनसे प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध कर लिया जाता है तो भेंट वार्ता की सृष्टि होती है। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी। भेंट वार्ता में नाटकीयता आवश्यक है। यह सामान्यतः प्रश्नोत्तर शैली में लिखी जाती है। भेंट वार्ताओं में जिस व्यक्ति से भेंट की जाती है उसके स्वभाव, रुचि, कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता तथा अपनी उत्सुकता, संप्रभुता आदि का उल्लेख करके लेखक उसे अधिक रुचिकर बना सकता है। हिंदी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रकार की भेंट वार्ताएँ लिखी गई हैं। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में पदम सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा के नाम उल्लेखनीय हैं। काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वालों में राजेंद्र यादव, चैखव एक इंटरव्यू और लक्ष्मी चंद्र जैन, भगवान महावीर एक इंटरव्यू उल्लेखनीय है। भेंट वार्ताएँ छायावादोत्तर युग में ही लिखी गई हैं। अभी हिंदी में इस विधा के विकास की पूर्ण संभावना है। नंबर 10 है पत्र साहित्य। जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित या अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और अपनी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर उचित आदर, सम्मान या स्नेह का भाव प्रकट करते हुए व्यक्तिगत रूप से मात्र सूचना, जिज्ञासा या समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। पत्र नितांत निजी हो सकते हैं और सार्वजनिक भी। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजे जाने वाले पत्र प्रायः सार्वजनिक प्रश्नों को लेकर लिखे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वे पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रकाशनार्थ नहीं लिखे जाते और मात्र दो व्यक्तियों के बीच वस्तु होते हैं। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग में ही हो गया था। महात्मा मुंशी राम ने स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन सन 1904 में प्रकाशित कराया था। छायावाद युग में रामकृष्ण आश्रम, देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन किया गया। छायावादोत्तर युग में एक पत्र साहित्य के संकलन और प्रकाश की दिशा में
अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इस क्षेत्र में बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली सन 1954, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पदम सिंह शर्मा के पत्र सन 1956, योगी हरि द्वारा संकलित बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र सन 1960, जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा संकलित निराला के पत्र सन 1971, हरिवंश राय बच्चन द्वारा संकलित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम सन 1971 उल्लेखनीय पत्र संकलन हैं। उपरोक्त विधाओं के अतिरिक्त संप्राप्ति हिंदी गद्य साहित्य में अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथ, टिप्पणी लेखन, लघु कथा, एकालाप आदि अनेक गद्य विधाएँ विकसित हो रही हैं। आज जीवन की सकुलता और मानवीय संबंधों की जटिलता के कारण अनेक छोटी छोटी गद्य विधाओं के विकसित होने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही गद्य शैली में विविधता और उसकी अभिव्यक्ति भंगिमा में अनेक रूपता आई है। हिंदी गद्य यथार्थोन्मुख हुआ है, उसकी शब्द संपदा में निरंतर वृद्धि हो रही है, वाक्य रचना में लचीलापन आया है। आज वह बाह्य जगत की विराटता और आंतरिक जीवन की गहनता, जटिलता और सूक्ष्मता को व्यक्त करने में समर्थ है। यह हिंदी के सशक्त और समृद्ध होने के लक्षण हैं। यह शुभ लक्षण है।